Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो फिजिक्स क्लास 12th की फर्स्ट एनसीईआरटी का है उसका थर्ड लेक्चर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो लेक्चर डिस्कस किए थे। वेरी फर्स्ट हमने मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में जाना था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी थी। वेरी फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी और इम्पोर्टेंट बातें देखी थी। करंट लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। सेकंड हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स देखा था। मैग्नेट के स्टैटिक्स बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसी वो सारी प्रॉपर्टीज, चाहे डाइपोल मोमेंट की वजह से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट्स पे कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम्स, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एक्सेट्रा। तो जो भी रेफर करना चाहें तो दोनों लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे लिंक उनके, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम क्या डील करने जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फिर मटेरियल में मैग्नेटिज्म आता कैसे है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज हम मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे और उन प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको डिफरेंशिएट करेंगे। फाइनली साथ ही साथ देखते चलेंगे कि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वेरी फर्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर में इन प्रॉपर्टीज के नाम डिफरेंट लिटरेचर में डिफरेंट तरीके से लिया जाता है, तो हमने कुछ और भी नाम इनके साथ ही में बताए हैं यहाँ पर कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कई जगह कहा गया है, साथ ही साथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोला गया है, लेकिन हम फिलहाल यूज में ले रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। होता क्या है ये पर्टिकुलर, ये फील्ड जनरेट होता है सोलोनॉइड में। इसे डिफाइन करते हैं मीडियम इंडिपेंडेंट फील्ड रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज ए स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जिस फील्ड की जरूरत पड़ेगी दैट्स नॉन एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सिंपल। जनरली जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको मैग्नेटाइज करते हैं करंट कैरिंग सोलोनॉइड में, जैसे हमने पहले बताया। और सोलोनॉइड के एक्सिस पर हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई होता है। म्यू नॉट मीडियम की प्रॉपर्टी है, कहते हैं ना वैक्यूम की परमेबिलिटी है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो अगर ये हमको डिफाइन करना है मीडियम इंडिपेंडेंट, तो म्यू नॉट को हटा दें यहाँ से, मीडियम इंडिपेंडेंट फील्ड बनाएं तो म्यू नॉट का डिवाइड कर दें हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये जो क्वांटिटी आ गई है इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रूप में मेजर करते हैं, दिस नॉन एज एच। तो म्यू नॉट और बी नॉट का ये रेशियो है वो एच है। तो क्या बी नॉट और एच में एक रिलेशन हमारे पास आ गया, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच। फाइन। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। कैसे? स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलोनॉइड। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलोनॉइड। तो नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट होगी नहीं, पर यूनिट लेंथ, लेंथ का मीटर हो गया, आई का एम्पियर, एम्पियर पर मीटर। सीजीएस यूनिट होती है ऑरस्टेड, ऑरस्टेड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और इनमें रिलेशन होता है 1 एम्पियर मीटर पर मीटर होता है 4 पाई 10⁻³ ऑरस्टेड। और स्टेट को कैपिटल ओ और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट हम करने जा रहे हैं। इट इज द डिग्री ऑफ विच द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जब हम रखते हैं तभी वो मैग्नेटाइज होता है। तो किसी मैग्नेटाइज फील्ड में रखने पर सब्सटेंस कितना डिग्री यानी कितना मैग्नेटाइज हुआ है, इसका मेजरमेंट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से। बेसिकली इसका मेजरमेंट ऐसे करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया है ये मैथमेटिकली मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से।
इसको क्या हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कैपिटल M क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। तो लेंथ जनरली हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में किया था, आप रेफर कर सकते हैं। 2a को 2a से कैंसिल कर दें तो स्मॉल m बाई एम, स्मॉल m यहाँ क्या है, पोल की स्ट्रेंथ है, और a है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो I ऐसा भी हो गया ना, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। ओके, इसकी एसआई यूनिट की बात करें हम तो क्या होती है, इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर ही होती है। कैसे, याद करो, कैपिटल M की यूनिट होती है, फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A फॉर एरिया। तो हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ऊपर हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, नीचे है मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट होगा तो 1 मीटर बचेगा, तो एम्पियर पर मीटर। बस समझ में आया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, इसको एक्स जैसा लेटर, इसको काई बोलते हैं, स्मॉल m मैग्नेटिक रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक काई बोलते हैं इसको। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विच शो हाउ इजीली अ सब्सटेंस कैन मैग्नेटाइज। भाई मैग्नेटिक मटेरियल एक तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग मटेरियल अलग अलग डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिसीव करते हैं जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं। तो कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है कोई मटेरियल, वो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहलाता है। इट्स ए मेजर ऑफ एप्टनेस टू एक्वायर मैग्नेटिज्म। इस बात को ऐसे भी कहते हैं, एप्टनेस टू एक्वायर मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, कोई मटेरियल मैग्नेटाइजेशन को प्राप्त करने के लिए कितना जागरूक है, कितना इजीली हो जाता है वो। इसको मैथमेटिकली हम मेजर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, जब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है, तो I और H का जो रेशियो होता है वो मेजर होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के रूप में। क्या इसका कोई यूनिट होगा, नहीं होगा। I का एम्पियर पर मीटर, H का भी एम्पियर पर मीटर, तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक बात है। एक्सएम क्या है, बेसिकली वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी है। कैसे, आई क्या था, m बाई वी, यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मोमेंट था। तो इस एक्सएम को हम, या मैग्नेटिक काई को, वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी भी कहते हैं। यदि आपसे कहें मास ससेप्टेबिलिटी फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, देखिए रो से डिवाइड कर देंगे। रो से डिवाइड करने से क्या होगा, आई क्या होगा, m बाई वी, नीचे v वॉल्यूम है, वॉल्यूम से जब डेंसिटी मल्टीप्लाई होगी तो मास बन जाएगा, तो ये मास ससेप्टेबिलिटी में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई, ये वाली बात क्लियर है, ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी। अब होता क्या है, आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, तो मैग्नेटाइजेशन आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया, ठीक है। तो वो अपना भी मैग्नेट बन गया। जब कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट है तो मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बन गया तो अपना भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, बना किसमें, जैसे सोलोनॉइड ने एक जनरेट किया था फील्ड बी नॉट, और बी नॉट क्या था, म्यू नॉट एच। सोलोनॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ये मटेरियल जो मैग्नेट बन गया ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके यूनिट क्रॉसिंग एरिया से टोटल लाइन ऑफ फोर्सेस जो पास हो रही हैं, ठीक है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो कि लाइन ऑफ फोर्सेस को बताता है यूनिट एरिया से कितना पास हो रहा है ना। अब इसको इलस्ट्रेट करते हैं इस बात को, कि मान लीजिए एक आयरन बार है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलेनॉइड से जनरेट हो रहा है बी नॉट, उसमें रख दिया हमने, ठीक है। तो सोलेनॉइड बी नॉट जनरेट कर रहा है, और ये जो बन गया है, मैग्नेटाइज हो गया है सैंपल, वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसको बी एम कह दिया। बी नॉट क्या था, म्यू नॉट एच। इसी तरीके से बी एम, जिसमें कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया था, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। म्यू नॉट को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इज एच प्लस आई। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है ये, कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कितना इजीली किसी मैग्नेटिक मटेरियल से पास ऑन हो सकती है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक इंडक्शन अक्वायर्ड इन प्रेजेंस ऑफ यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हमने देखा H में जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है,
तो यूनिट एच की प्रेजेंस में टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड को, तो कितना मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड की प्रेजेंस में। तो मैथमेटिकली क्या हो गया, म्यू बी बाई एच, लेकिन बी क्या था, म्यू नॉट एच प्लस आई, और बी को म्यू एच भी लिखा था हमने। एच का यदि डिवाइड कर दें तो आई बाई एच बनेगा, इधर एच तो कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और आई बाई एच क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी था, काई था। इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कैसे, बी की यूनिट तो टेस्ला, एच की थी एम्पियर पर मीटर, नीचे एम्पियर रहेगा तो एम्पियर इनवर्स है, पर मीटर बोल रहे हैं तो मीटर ऊपर चला गया। इसे हम वेबर पर एम्पियर और हेनरी पर मीटर भी लिख सकते हैं। इन यूनिट्स को हमने डिटेल में बायो-सावर्ट्स लॉ के लेक्चर में, इससे पहले वाला चैप्टर 4th चैप्टर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर लिया था, उसमें डिस्कस किया था। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप चाहें तो उन्हें रेफर कर सकते हैं, उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। म्यू बाई म्यू नॉट का डिवाइड कर दें, 1 प्लस एक्स एम हो गया। ये कहलाता है म्यू आर, और म्यू आर का मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी। क्या कहलाती है ये, रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी। अब इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ एन आयरन रॉड इज 80 ग्राम, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इफ डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8 ग्राम पर सीसी, तो फिर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है। क्या था, m बाई वी। ओके, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। स्मॉल m का मतलब यहाँ मास लिया हमने, d फॉर डेंसिटी लिया है, d ऊपर चला जाएगा। सारी वैल्यूज हमारे पास है, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे हमेशा। कैपिटल M 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, डी फॉर डेंसिटी यहाँ 8 ग्राम पर सीसी है, केजी पर मीटर क्यूब में चेंज कीजिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, 80 ग्राम तो 10⁻³ हो गया। तो यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻⁶ बन गया। यूनिट क्या थी, एम्पियर पर मीटर। क्लियर है, क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में चाहे जेईई हो चाहे नीट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन एच फॉर ए स्पेसिमेन ऑफ आयरन म्यू इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई एच प्लस 12 इंटू 10⁻⁴ हेनरी पर मीटर है। द वैल्यू ऑफ एच विच प्रोड्यूसेस द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 टेस्ला। देखिए फिजिक्स में हम नाम से फिजिकल क्वांटिटी को नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, किससे करते हैं, यूनिट से। 1 टेस्ला, यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहलाता है। क्यों, फाई इक्वल टू बी ए, तो बी क्या हो गया, फाई बाई ए। फाई तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया यानी डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। तो बी क्या था, म्यू एस था। म्यू की वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन में दे रखी है, एच से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। बी की वैल्यू दे रखी है 1 टेस्ला, रख दिया। 0.4 को माइनस कीजिए, 0.6 आ गया। तो एच क्या होगा, 0.6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁴। इसको हम ऊपर ले जाओ तो क्या 6000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड कर दो, क्या 500 आ जाएगा, 500 एम्पियर पर मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट, relative probability of iron is 5500, then its magnetic susceptibility कितना होगा, म्यू आर 1 प्लस एक्सएम था रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी। म्यू आर -1 लिख सकते हैं। म्यू आर की वैल्यू दे रखी है 5500 -1, तो कितना आ जाएगा 5499। क्या इसकी कोई यूनिट थी, नहीं, इट्स ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a piece of ferromagnetic substance is put in a uniform magnetic field, then flux density inside it is 4 times the flux density away from the piece. जब हमने पीस को सोलोनॉइड में नहीं रखा है, उसके कंपेयर में जब रख देते हैं तो वो 4 टाइम्स हो जाता है टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। तो रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट था। एच से यदि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बन गया बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, बी नॉट।
आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, व्हेन पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज पुट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड इट, यानी कि बी, वो बन गया 4 टाइम्स किसका, जब हमने पीस को नहीं रखा था तो क्या था, बी नॉट, तो बी 4 टाइम्स है बी नॉट का, इनडायरेक्टली ये मतलब हो गया, है ना। क्वेश्चन को इंटरप्रेट कीजिए, अब सिंपल हो जाएगा फिर। तो म्यू आर की वैल्यू कितना आ गया, 4। क्लियर। अब चलिए क्यूरी लॉ पर। मोस्ट ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, आई प्रोपोर्शनल होता है एच के, ठीक है। और ये हमने देखा भी था कि एक्सएम क्या होता है, आई बाई एच। सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर और स्मॉल फील्ड रखें तो मटेरियल को जब हम हीट करते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी रिड्यूस होती हुई चली जाती है, यानी एक्सएम रिड्यूस होता हुआ चला जाता है फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फील्ड पर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली कि जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये रेशियो रिड्यूस होता जाता है, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती चली जाती है, प्रॉपर्टीज को डिके करता हुआ चला जाता है। तो एक्सएम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के। दिस इज नॉन एज द क्यूरी लॉ। इसको क्या कहते हैं, क्यूरी लॉ। तो स्टेटमेंट क्या बना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेराइज इन्वर्सली विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये सी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। क्या कहते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी लॉ इज ओनली होल्ड्स गुड फॉर द सफिशिएंट हाई टेम्परेचर इन द वीक फील्ड। टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं, फील्ड ज़्यादा नहीं होता है, तब तक तो ये ठीक रहता है, क्यूरी लॉ वैलिड होता है, आई मीन टू से। क्यूरी वाइज लॉ ये डिफाइन करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अबव द क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट जबकि पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में चेंज होने लगते हैं, या टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर लेके जा रहे हैं तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिके होते हुए चले जाते हैं, पैरामैग्नेटिक में तब्दील होते हुए चले जाते हैं। तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएम इज इक्वल टू सी ओवर टेम्परेचर ही है नीचे, लेकिन टी माइनस टी सी। टी सी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। तो ये क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जब हम डिफाइन करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को खोते हैं, पैरामैग्नेटिक की तरफ चलते हैं। तो ये कहलाता है हमारा क्यूरी वाइज लॉ, राइट। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं अपन, कैसे डील करेंगे इससे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सएम और 1/t में एक पैरामैग्नेटिक अलॉय के लिए एक ग्राफ दिखाया गया है, कुछ ऐसा, ठीक है। एक्सएम और 1/t, 1/t का यूनिट दिया है 10⁻³ केल्विन इनवर्स, और ये एक्सएम तो यूनिटलेस होता है, फाइन। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक्सएम क्या था, c/t, ठीक बात है। तो c को हम लिख सकते हैं एक्सएम इंटू टी। अब ये 1/t की वैल्यू रखी है तो t को हम ऐसा लिख सकते हैं, नीचे लाके 1/t लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये तो स्लोप हो गया, हाँ या ना। तो जैसे देखो 1/t की वैल्यू जब 7 है तो उस पर एक्सएम की वैल्यू कितने, 0.4, लेकिन 7 के साथ ये भी लीजिए 10⁻³ कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या 400 बनेगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, 57 केल्विन के आसपास, ठीक है, अप्रॉक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस -73 डिग्री सेल्सियस पर 0.0060 है, तो -173 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक्सएम क्या था, c/t, तो c क्या हो गया, एक्सएम इंटू टी। तो हम दो वैल्यूज के लिए ऐसा लिख सकते हैं, x1 t1 x2 t2, x2 चाहिए हमको, लेकिन ध्यान रहे कैपिटल T केल्विन के अंदर है, x1 की वैल्यू है ये t1 273 ऐड करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस से, तो 273 को ऐड कीजिए, सॉल्व करते हैं।
कि ऊपर तो 200 बन गया, नीचे 100, तो इजीली कट हो जाएगा ये। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 0.0120। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक पैरामैग्नेटिक सैंपल है, नेट मैग्नेटाइजेशन 0.8 एम्पियर पर मीटर, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.8 टेस्ला, टेम्परेचर 5 केल्विन पर। जब इसी सैंपल को एक्सटर्नल फील्ड 0.4 टेस्ला में रखा जाता है 20 केल्विन पर, तो मैग्नेटाइजेशन कितना आ जाएगा। देखिए यूनिट से पहचानना है, इट्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, आई है एम्पियर पर मीटर। नाम कुछ भी दें, आधा दें, अधूरा दें, कुछ और नाम दें, हमेशा यूनिट से पहचानिए फिजिकल क्वांटिटी को। तो एक्सएम क्या होता था, आई बाई एच, आई सी में आता है। एच और बी नॉट में क्या रिलेशन था, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो एच को हम ऐसा लिख सकते हैं, भाई जो क्वांटिटीज दे रखी हैं, इस बार मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है आपको, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो एच को पी नॉट में चेंज किया है इसको, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आई म्यू नॉट। और क्यूरी लॉ क्या था हमारा, एक्स एम इक्वल टू सी बाई टी। ठीक है, तो एक्स एम की वैल्यू को यहां रख दीजिए। आई को हम ऐसा लिख सकते हैं सी बी नॉट टी म्यू नॉट। तो जो गिवन क्वांटिटी है उसके टर्म्स में ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग रिलेशन रहेगा, यही इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा। तो पहले तो यहाँ तक आइए। अब C हमारा कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल हो गया बी नॉट बाई टी के। I किसके प्रोपोर्शनल हो गया, बी नॉट बाई टी के। अब दो के लिए I2 बाई I1, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, तो B2 और B1 कह दिया। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो I2 के नीचे ही ऐसा, I1 के ऐसा, ये चेक कर लें हमेशा। अब वैल्यू रख देते हैं, B2 0.4, B1 0.8, T1 5 केल्विन, T2 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1/2, ये 1/4, 1/8 हो गया। तो I2 हो गया I1/8, और I1 क्या था आपके पास 0.8, तो कितना आ जाएगा ये 0.1 एम्पियर पर मीटर। क्लियर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म होता क्या है, किसी मटेरियल में मैग्नेटिज्म आता कहाँ से है। उसकी वजह है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर बिहेव एज ए मैग्नेट दो तरीके से। इलेक्ट्रॉन के दो तरीके के से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आते हैं। एक तो स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो होता है स्पिन ऑफ एन एटम। एटम जो स्पिन करता है, एटम स्पिन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, कहने का मतलब। दूसरा ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, उससे दूसरा डाइपोल मोमेंट आता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या, एटम में इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट करता है। पहला कहलाता है स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो आता है स्पिन ऑफ एटम की वजह से। एटम स्पिन करता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी स्पिन कर रहा है, तो उससे बनता है स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता है, तो उससे बनता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट हैं, दैट इज ए मेन सोर्स ऑफ द मैग्नेटिज्म। फाइन, ओके। अब मेटेरियल्स और मैग्नेटिज्म में रिलेशन देखते हैं वन बाय वन। ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम हैज टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी हमने देखा, वन फॉर स्पिन, अदर फॉर ऑर्बिट, और दोनों के दोनों वेक्टर होते हैं। तो टोटल जो आएगा वो दोनों का वेक्टर समान है, तो टू डाइपोल मोमेंट कंबाइन वेक्टरली फॉर द ईच इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन के केस में हम वेक्टर सम करेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर ईच इलेक्ट्रॉन देन कंबाइन फॉर द होल एटम। जनरली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट स्पिन होते हैं, तो जनरली ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होता है, तो ये जनरली कैंसिल हो जाते हैं। और इन जनरल ऐसा देखा गया है कि हर एक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो।
कुछ मटेरियल का जो नॉन जीरो होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से होता है, और वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अब इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। सबसे पहले स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज्म आता है। इलेक्ट्रॉन के दो तरीके के मोशन की वजह से, पहले से जनरेट होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरे से होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो पहले तो स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे आ रहा है। मान लीजिए एक एटम है, उसको एक बास्केटबॉल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए अब एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम स्पिन मोशन कर रहा है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी स्पिन कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये करंट कैरिंग कॉइल लूप की तरह से बिहेव करेगा। और राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, हैंडी रहेगा थोड़ा सा ऐसा, कि अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ गई। एम फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एस फॉर स्पिन। तो ये इससे हो गया इलेक्ट्रॉन जो एटम की वजह से स्पिन कर रहे थे, तो इससे एक स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। डायरेक्शन ये डायरेक्शन होती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि साउथ टू नॉर्थ होती है, वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी टॉपिक के, इसी चैप्टर के 5th के। पहला लिया ही था हमने मैग्नेट से रिलेटेड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स से रिलेटेड, डिटेल में डिस्कस किया साउथ से नॉर्थ। तो ये एम की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया स्पिन मोशन की वजह से। क्लियर है इतना। दूसरा होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दिखा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट हो गई। फिर राइट हैंड थंब यूज कीजिए, तो दूसरा ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया, ये कहता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दोबारा से नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट हो गई। क्लियर है। ये कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे प्लेनेट होते हैं, सन या स्टार के चारों तरफ रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है ना। तो इससे एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है, और इसको अब क्या कह देंगे, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। क्या बोल देंगे, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। तो ये दो डाइपोल मोमेंट हो गए, इनको हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेक्टरली कंबाइन कर लेते हैं, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। ठीक है, ओके। अब एक एक में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। नेम ऑफ द साइंटिस्ट फैराडे ने सबसे पहले एक बिस्मिथ नामक एलिमेंट की खोज की थी। इससे पहले ऐसे मानते थे कि जो भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो आयरन जैसे होते हैं, वो बस मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। वेरी फर्स्ट टाइम बिस्मिथ को देखा कि वो मैग्नेट से रिपेल हो रहा है, तो इसलिए कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ी, और ऐसे मटेरियल जो कि स्ट्रॉन्ग से वीकर फील्ड की तरफ जाते हैं, यानी कि मैग्नेट से दूर जाएंगे, मैग्नेट से रिपेल होंगे, उनको कह दिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कह दिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि मैग्नेट से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ये मैग्नेट से रिपेल हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग से वीकर फील्ड की तरफ जा रहे हैं। देखिए पोल्स के पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है आपका, हाँ, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अगर ये मटेरियल को इनके बीच में रखेंगे तो ये आपकी रॉड ऐसे परपेंडिकुलर हो जाती है, ना तो नॉर्थ की तरफ रहेगी ना साउथ की तरफ जाएगी, क्योंकि पोल के पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। तो ये रॉड क्या होगी आपकी, अलाइन न होकर, ऐसे अलाइन न होकर ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी, दूर जाने की कोशिश करती है, अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है आपका। फाइन, एग्जाम्पल लें तो वेरी फर्स्ट जैसे मैंने कहा था बिस्मिथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, और बहुत सारे होते हैं, नाइट्रोजन एसटीपी पर, वाटर और सोडियम क्लोराइड। ये सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं। फाइन, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, तो इसके बारे में कुछ और जानते हैं। डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंस। इनिशियली जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में नहीं रखते हैं तो हमारे जो सब्सटेंस होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करते हैं तो उनमें जीरो रहता है मैग्नेटिक मोमेंट और वो डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। द मोस्ट एक्सॉटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स सुपर कंडक्टर्स होते हैं, बहुत काम के हैं। ये क्या होते हैं, मेटल से बनाए जाते हैं जबकि बहुत ही लो टेम्परेचर तक इनको कूल करते हैं तो इनमें परफेक्ट कंडक्टिविटी और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इनमें आ जाता है। सुपर कंडक्टर्स रिपेल होते हैं मैग्नेट से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, तो वो मैग्नेट को भी रिपेल करते हैं। ये फिनोमिनन परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म सुपर कंडक्टर्स का माइजनर इफेक्ट कहलाता है। ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की थी। सुपर कंडक्टर जो मैग्नेट होते हैं उनको यूज करते हैं वैरायटी ऑफ द सिचुएशन में। याद करो, बहुत सारी जो ट्रेन्स होती हैं, लेविएटेड ट्रेन्स होती हैं, मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं जो पटरियों से ऊपर उठ के चलती हैं, वहाँ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। अब डायमैग्नेटिज्म आता कैसा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख लेते हैं। इन डायमैग्नेटिक एटम्स इन जनरल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और electron an atom orbiting around the nucleus, these orbiting electron are equivalent to the current carrying loop। हमने देखा तो possesses orbital magnetic moment, शुरू में देखा था हमने, तो orbital magnetic moment आ जाता है। each electron of pair opposite direction में orbit करता है। पेयर के दो इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट हो गया तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, 0। क्लियर, इतना क्लियर है। लेकिन अब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें तो पेयर का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो स्लो डाउन हो जाता है और दूसरा स्पीड अप हो जाता है। एक तो धीरा हो गया, एक तेज हो गया, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ये इंड्यूस करंट की वजह से होता है, लेंज लॉ से। तो सब्सटेंस में एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड, इसलिए ये रिपल्शन शो करते हैं। कौन, डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट से कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जा रहे हैं। मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मैग्नेट की तरफ जा रहे हैं ना, तो यानी अपने वीक फील्ड से मैग्नेट के स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फीबल अट्रैक्शन शो करते हैं। जैसे मान लो एक हमने मटेरियल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक बार है और इसको एक धागे से सस्पेंड किया मैग्नेट्स के बीच में, तो मैग्नेटिक, देखिए पोल के पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है ना, तो ये अट्रैक्ट होकर ऐसे अलाइन हो जाएगी रॉड आपकी। फाइन, बिल्कुल फील्ड के अलाइन हो जाएगी क्योंकि वीक फील्ड से मैग्नेटिक पोल की तरफ जाना चाहेगी, अट्रैक्ट हो गई। एग्जाम्पल है तो एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन एसटीपी पर, कॉपर क्लोराइड है और बहुत सारे सब्सटेंस। फाइन, अब इसका लॉजिक जानते हैं कि इसमें पैरामैग्नेटिज्म आता कैसा है इनके मटेरियल में। इनमें होता क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन पेयर से एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन जनरल पाया जाता है, जैसे कि सोडियम 11, तो पेयर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। तो ऑन अकाउंट ऑफ स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द इंडिविजुअल एटम जो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, उसका अपना एक नेट परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स पेयर से एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड होते तो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो एक एक्सेस है ना, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब ऑन अकाउंट ऑफ रैंडम थर्मल मोशन ऑफ एटम नो नेट मैग्नेटाइजेशन मिलता है। अब ठीक है, हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन मटेरियल के अंदर तो बहुत सारे एटम होते हैं, हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन होता क्या है, वो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक एटम का ये, दूसरे का ये,
इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं वो। यहाँ पर जो एरो है वो नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, ये पीछे पूछ जो टेल है वो साउथ को दिखा रहा है। एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ये दिखाया, दूसरे का ये, तो ये एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ, एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ कैंसिल कर रहे हैं। तो एट एज ए होल ऑफ द मटेरियल ऐसा साइक्लिक ऑर्डर में रहते हैं, ऐसा साइक्लिक ऑर्डर में रहते हैं एज ए होल ऑफ। बहुत सारे ये 2 एटम्स बताए, 3 एटम बताए, 4 एटम्स बताए हमने। तो पूरे मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं करते, हमने देखा था क्यूरी लॉ में टेम्परेचर वेरी करेंगे तो वो फिर ख़त्म होता जाएगा मैग्नेटिज्म। तो इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल मोमेंट होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जैसे अभी एक मैग्नेट का एग्जांपल दिया था हमने, ये सब के सब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। मान लीजिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में सबके हर एक ईच एटॉमिक जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो अलाइन हो जाते हैं ऐसे, लाइक दिस, बी नॉट की डायरेक्शन में। इससे एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है जो कि बी नॉट की ही डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया हमारा, तो साउथ से नॉर्थ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया इसके अंदर। फाइन। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में जाने की, अर्थात मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, है ना। वीकर से स्ट्रॉन्गर फील्ड में कैसे जाएंगे? मान लीजिए एक आयरन बार है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल ले लिया, इसको मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पोल के पास में स्ट्रांग होता है, तो आपने रखते ही फटाफट से तेजी से ये रॉड है अट्रैक्ट हो जाएगी पोल्स की तरफ, राइट, अलाइन हो जाएगी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। एग्जाम्पल लें तो जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलिनियम है और बहुत सारे सब्सटेंस। अब होता कैसे फेरोमैग्नेटिज्म, आता कैसे है? इंडिविजुअल एटम, चाहे आयन हो, मॉलिक्यूल हो, फेरोमैग्नेटिक है। ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही इनका भी नेट डाइपोल मोमेंट होता है। पैरामैग्नेटिक में देखा था पेयर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस था उस वजह से, तो उसी तरीके से इनमें भी हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट तो होता है, लेकिन they interact with one another in such a way they spontaneously align themselves in a common direction over a microscopic volume, जिसको कि हम डोमेन कहते हैं। स्ट्रांगली इंटर अट्रैक्शन के कारण ये डोमेन का फॉर्मेशन करते हैं। डोमेन टिपिकली साइज होता है 1 mm का, और एक डोमेन में लगभग 10 की घात 11 एटम्स होते हैं। डोमेन, ये रूम्स जो नज़र आ रहे हैं डोमेन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, और ये इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो कितना रहता है इनका? 0। जब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में इनको रखा जाता है तो डोमेन ओरिएंट होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई किया है। मान लीजिए साउथ से नॉर्थ की तरफ है आपका ये, ओके, और आपने आयरन की एक जैसे नेल को रख दिया, तो इन एब्सेंस तो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहता है इनका? 0। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सबके सब एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं हर एक डोमेन। दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर? तो जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है सैंपल के अंदर। ये मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। फाइन। अब ये जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स देखा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग से देखी, मैग्नेटिक मटेरियल्स अलग से देखे, 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स देखे हमने। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको डिफरेंशिएट करेंगे। किनको? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक को। क्लियर?
वेरी फर्स्ट टाइप्स ऑफ मेटल्स पे बात कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। एग्जाम्पल बोले तो एंटीमनी है, बिस्मिथ है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मर्करी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर और आर्गन जैसे मटेरियल, ये सब हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल जो कि मैग्नेट से फीबली रिपेल होते हैं। पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्ट हो रहे थे। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल, प्लैटिनम, ऑक्सीजन एसेट्रा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम, डाइसोफोरेजियम, ईटीसी और बहुत सारे मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो व्हेन ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा था वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, और ये उसी डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, जो भी बाहर का फील्ड है, जो अप्लाई फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन आता है स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में। फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। स्मॉल और नेगेटिव वैल्यू, रिपेल हो रहे थे ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, अपोजिट है इसलिए नेगेटिव और थोड़ा सा होता है। पैरामैग्नेटिक उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होती है बट स्मॉल। फेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव वैल्यू और इससे लार्ज। पैरामैग्नेटिक की तरह ही चलेंगी प्रॉपर्टीज फेरोमैग्नेटिक की, लेकिन पैरामैग्नेटिक से थोड़ा सा लार्ज। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, जो कि m/v था, यानी इसी तरीके की होगी सारी वैल्यूज। m/v था ना, ये m था, तो m की जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी एज इट इज आएंगी। स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल पॉजिटिव, याद रखने का तरीका लार्ज व पॉजिटिव। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें वो क्या था, I/h। अगर इसकी बात करें अपन तो h के कंपेयर में ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो स्मॉल और नेगेटिव वैल्यू आनी है इसकी, है ना। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है इसकी लगभग 10⁻⁵ नेगेटिव के अंदर। स्मॉल और पॉजिटिव वैल्यू होती है 10⁻⁵ से 10⁻3। यूनिट तो कुछ होती नहीं है। यहाँ फेरोमैग्नेटिक में लार्ज और पॉजिटिव वैल्यू होती है 10⁻3 से 10⁻5। अब h के साथ I कैसे वेरी कर रहा है, देखिए xm क्या था, I/h था, तो I क्या हो गया xm इंटू h। याद रखने का तरीका टेक्निक बता रहे हैं। xm है आपका नेगेटिव, I प्रोपोर्शनल h के है लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप दिखाएंगे आप। I प्रोपोर्शनल टू -h के हो गया, तो आप इसको नेगेटिव स्लोप में दिखा दीजिए और इस स्लोप को कम रखिए। यहाँ पर देखिए xm पॉजिटिव है आपका, तो I प्रोपोर्शनल टू +h होगा, तो ग्राफ में आप इसका स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि प्रोपोर्शनल है, सब स्ट्रेट लाइन होंगी, और स्लोप को कम दिखाइए, पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाइए। यहाँ भी प्लस है, ये I प्रोपोर्शनल h है, पहले तो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन बहुत हाई वैल्यू है इनके कंपेयर में, देखिए 10⁻³ टाइम्स, तो स्लोप बहुत ज़्यादा होगा और फिर सैचुरेट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखते हैं टेम्परेचर के साथ xm कैसे वेरी करता है। डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो xm इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। लेकिन पैरामैग्नेटिक के लिए क्यूरी लॉ फॉलो होता है और xm क्या था, c/t, तो xm t के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर में कम होता हुआ चला जाएगा। फेरोमैग्नेटिक के लिए क्यूरी वाइज लॉ फॉलो होता है, C/T-Tc। अब शिफ्टेशन ऑफ द ओरिजिन, मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल, टीसी को छोड़कर आप दोबारा से वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरिएशन है, टी के साथ साथ कम हो रहा है। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी μr 1 + xm, xm था नेगेटिव तो 1 से कम होगा ना μr की वैल्यू, स्लाइटली लेस देन 1। xm इनके लिए पॉजिटिव था तो प्लस वैल्यू कुछ ऐड ऑन करोगे 1 में तो 1 से ज़्यादा हो गई ना, तो स्लाइटली ग्रेटर। लेकिन यह xm पॉजिटिव तो था लेकिन बहुत ज़्यादा था, 1000 जैसा, तो 1 के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है ना, वेरी लार्ज। मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, μr क्या था, म्यू और म्यू नॉट।
यदि हम h का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बनेगा b बाई बी नॉट। अभी देखा म्यू आर हमारा लेसर देन 1 है, तो b लेसर देन बी नॉट। एक्सटर्नल फील्ड के कंपेयर में नेट फील्ड कम हो जाएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल में, अपोजिट नेचर के होते हैं। यहाँ ग्रेटर देन 1 तो b इज ग्रेटर देन बी नॉट, तो जो इंडक्शन आएगा, नेट फील्ड आएगा, वो अप्लाइड फील्ड से स्लाइटली ग्रेटर आएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मतलब B है वेरी लार्ज होगा एक्सटर्नल फील्ड के कंपेयर में। क्लियर है वाली बात? बिहेवियर देखें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर फील्ड। स्ट्रॉन्गर, ये मैग्नेट से रिपेल हो रहे थे ना, तो मैग्नेट से रिपेल हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग से वीकर फील्ड में जा रहे हैं, और ये फीबली अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि क्या हो रहे हैं, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ जा रहे हैं, और ये तेजी से अट्रैक्ट होते हैं तो तेजी से वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाते हैं। जैसे डायमैग्नेटिक मेटल की एक बार है, उसको मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, तो देखिए ये दूर जाते हैं, ये पोल से दूर जाने की प्रकृति रखेंगे तो ऐसे ये अलाइन नहीं होगी, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के कंपेयर में ये बार है परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाएगी। लेकिन पैरामैग्नेटिक केस में ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो पोल्स की तरफ जाना पसंद करेंगे, तो ये अलाइन हो जाएगी डायरेक्शन में, लेकिन धीरे से। यही काम हम फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल के सैंपल के साथ करते तो ये तेजी से अलाइन हो जाती, देखिए तेजी से अट्रैक्ट हो गई। जैसे ऑल पेन है, मैग्नेट के पास रखें तो तेजी से अट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखें, अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें से लाइन ऑफ फोर्स नहीं जाना पसंद करती हैं, ये लाइन से बाहर चली जाएंगी, है ना। लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो इसमें से जाना पसंद करती हैं, इसमें अट्रैक्ट होती हैं, राइट। और फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट हो जाएंगी, इसमें से जाना पसंद करेंगी, स्पेशली क्राउड हो जाएंगी। डायमैग्नेटिक लिक्विड को अगर एक वॉच ग्लास में लें, ठीक है, इट कलेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन पोल्स आर क्लोजर। पोल्स अगर पास में हैं तो होता क्या है, इट्स कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाते हैं, ठीक है। और अगर ये पोल्स दूर हों तो ऐसे केस में ये सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं रिपेल होते हैं। अब जब ये थोड़ा सा दूर रखते हैं अपन तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो वीकर फील्ड में अट्रैक्ट हो गए। लेकिन जब पोल्स को पास रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है, सेंटर के पर हो जाता है नेट स्ट्रॉन्ग फील्ड आपका, तो स्ट्रॉन्ग से वीकर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पोल से दूर की तरफ होता है तो ये पोल को पास में लिया है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या हो गया, सेंटर पर आ गया, राइट। और पोल से दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड लेस हो गया, तो ये दूर की तरफ चले, मैग्नेटिक फील्ड दूर की तरफ चला जाता है ना, मटेरियल दूर की तरफ चला जाता है एमिट उससे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बात करें अपन तो अभी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में कॉन्सेंट्रेट होगा तो सेंटर पे आ गए हैं। लेकिन दूर जाएंगे अपन तो अब फील्ड तो यहाँ पर है ज़्यादा, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ आना पसंद करते, तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। और यहाँ बिल्कुल ऐसी होगी लेकिन तेजी से होगी, राइट, क्लियर है। टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हिस्टेरेसिस। तो समझते हैं हिस्टेरेसिस लूप। जब भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो एक वेरिएबल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, HNI। आई जो होता है करंट जो होती है आपकी वो AC होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होती है ऐसे ऑल्टरनेटिंग में। तो जब H में रखते हैं तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है, वो कैसे वेरी करता है, उससे जो कर्व बनने वाला है उसको मैग्नेटाइजेशन कर्व कहेंगे। एक पूरी एक साइकिल
एसी की एक पूरी साइकिल में जो लूप बन के आएगा उसको हिस्टैरिसीस लूप कहेंगे हम। होता क्या है, जैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो होता क्या है, कुछ ऐसा लूप बन के आता है। अब इसका एक एक स्टेप को हम चेक करते हैं कि ये कैसे बन रहा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, सबसे पहले एच के साथ साथ इंक्रीज होता है, ओ से ए तक एच बढ़ रहा है आपका। एच बढ़ रहा है तो आई की वैल्यू भी बढ़ रही है। ओके, ठीक है, ओ से ए तक, ए सैचुरेटेड लेवल पर आ गया। अब हमने कहा एच होता है अल्टरनेटिंग, ऐसे ही अब वो कम भी होगा। तो देखिए जब एच को कम करते एच डिक्रीज होता है तो आई की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। जैसे ही यहां पर आए तो एच की वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन आई की वैल्यू जीरो नहीं होती है। वो इवन एच की जीरो होने पर भी आई कुछ ना कुछ रह जाता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है, जो ओ से बी तक के बराबर है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिटेंटिविटी। क्या कहलाती है? रिटेंटिविटी। आई को, इस वैल्यू को जीरो करने के लिए, एच तो जीरो हो चुका है, अपोजिट जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं एच बढ़ रहा है पहले एक साइकिल में, हाफ साइकिल के बाद में फिर ये नेगेटिव की तरफ होगा, एसी जैसा चलता है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो जब अपोजिट एच अप्लाई करते हैं हम, तो जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ आकर तब जाके जीरो होती है। ओ से सी तक जितना आपने नेगेटिव एच अप्लाई किया है ताकि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो जाए, वो कहलाती है कोरेसिविटी। क्या कहलाता है? ओ से सी तक एच की नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाती है? कोरेसिविटी। अब एच तो अपनी पूरी नेगेटिव साइकिल पूरा करेगा, है ना, तो ये डी सैचुरेटेड नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ, फिर वो जैसे ही वापस अपनी पूरी एक साइकिल पूरा करता है तो ए तक वो अपनी कंप्लीट साइकिल को पूरा करता है। ये लूप जो पूरा बन जाता है, ए बी सी डी ई एफ ए, वो पूरा जो लूप बना है इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। क्या कहलाता है ये? हिस्टैरिसीस लूप। लेकिन H इज ऑलवेज बिहाइंड द आई, आई से हमेशा H पीछे रहता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी कहलाती है हिस्टैरिसीस। कैसे पीछे रहता है आप दोबारा समझें हम। देखिए H अपना जीरो हो गया था तो भी I रह गया था, H जीरो हो गया था, I तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू था इसका। यहाँ पर बात करें I की वैल्यू जीरो तो H की वैल्यू अभी क्या है? नेगेटिव। तो H हमेशा H पीछे रहता है। दोबारा से I की यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन H जीरो है तो I आगे है, H पीछे है आपका। यहाँ पर बात करें I की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? जीरो, लेकिन H क्या है? नेगेटिव। तो दोबारा से I जीरो तो ज़्यादा होता है नेगेटिव से, तो क्या कहते हैं? H इज ऑलवेज बिहाइंड द आई। द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या कहलाती है? हिस्टैरिसीस कहलाती है। एरिया ऑफ द लूप, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। ये लॉस ऑफ जो एनर्जी है वो हीट के रूप में डेसिपेट होती है। कैसे? ये कौन सी एनर्जी है जो हीट के रूप में लॉस हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई एच कहाँ कैसे जनरेट हो रहा है? हमने कहा ऑल्टरनेटिंग करंट से जनरेट होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट भी तो कहीं से ला रहे होंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हीट के रूप में लॉस होती है आपकी। द मटेरियल लाइक द आयरन हैविंग द थिन लूप, जिनका कि थिन लूप बनता है, वो टेम्परेरी मैग्नेट बनाने काम में आते हैं। थिक लूप जैसे स्टील के लिए ये लूप का एरिया ज़्यादा होता है तो उनसे हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में लेते हैं। फाइन। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जिनका कि हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कम होता है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। जिनका एरिया ज़्यादा होता है जैसे स्टील जैसे, वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। इनमें डिफरेंस रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बात कर लेते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होते हैं। हार्ड जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म, आर डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज होते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का लो हिस्टैरिसीस लॉस होता है। क्यों? एरिया हिस्टैरिसीस लूप का कम होता है। दे हैव द लार्ज हिस्टैरिसीस लॉस। क्यों?
इनका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनकी ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होती है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, इनकी ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी दोनों लो होती है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की कोरोसिविटी एंड रिटेंटिविटी दोनों की दोनों लेस होती है, इनकी हार्ड की कोरोसिविटी एंड रिटेंटिविटी की वैल्यू दोनों लार्ज होती है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड लेस होती है, हिस्टैरिसीस एरिया कम होता है ना, एनर्जी स्टोर लेस होती है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इनमें हाई होती है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो एडी करंट लॉस कम होता है इनमें, इनकी साइकिल का एरिया ज़्यादा होता है, एडी करंट लॉस हाई होता है इसमें। एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन सिलिकॉन अलॉय, फेरस निकल अलॉय, फेराइट और गार्नेट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में एल्निको, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, कार्बन स्टील, ये सब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, इसलिए दिस मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द टेम्परेरी मैग्नेट, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये मटेरियल्स जो होते हैं रिटेन करते हैं मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इनको परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में लेते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के यूज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, कंप्यूटर की डाटा स्टोरेज में, ट्रांसफार्मर की कोर में। जहाँ तक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की बात है तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए और डीसी मैग्नेट बनाने के काम में लेते हैं। तो क्लियर हुआ ये टॉपिक। अब नेक्स्ट टर्न पर हम अर्थ मैग्नेटिज्म यानी टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म लास्ट लेक्चर इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म कि अर्थ में मैग्नेटिज्म आता कैसे है, फिर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है, फिर वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर जिसमें कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का कैलिब्रेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंट गैलोमीटर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनके न्यूमेरिकल को कैसे डील करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अर्थ मैग्नेटिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।